नमस्कार, मैं हूं अंकित त्यागी और इस वक्त आप देख रहे हैं सवाल पब्लिक का। महाराष्ट्र में गजब का खेल चल रहा है। कल तक जो 6 नवंबर तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रिमांड पर भेज दिया गया है, अब पूरे मामले को आपको थोड़ा बताता हूं। देखिए, अनिल देशमुख के खिलाफ जो रिमांड मिली है उसकी कॉपी जो है वो टाइम्स नाउ भारत के पास है। ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो हैं वो आपको इस वक्त बता रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि एक तरफ अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र के डेप्यूटी मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम जो हैं, उनकी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अटैच कर दी है। और तीसरी तरफ ड्रग्स के पूरे मामले पर नवाब मलिक और एनसीबी यानी कि एनसीपी वर्सेस एनसीपी का जो खेल चल रहा है वो भी अब जूते, बेल्ट, शर्ट और पता नहीं कहां कहां तक गिरने वाला है, वहां पर पहुंच गया है ऑलरेडी। 100 करोड़ की वसूली के आरोप वाले की कस्टडी के लिए वो जा रहे हैं। कल पुलिस कमिश्नर जो आज कल तक के जो पुलिस कमिश्नर थे परमबीर, वो आज आरोपी हैं, पता नहीं कहां हैं, लापता कहां घूम रहे हैं। इन सब में सबसे लाचार, असहाय और ठगी हुई वो जनता, वो वोटर महसूस कर रहे हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखा और अपना हक खोया है। आज इसी पे करेंगे हमारे शो में बात। एक एक करके आपको सारी चीजें बताते हैं। सबसे पहले सीएम, डेप्यूटी सीएम अजीत पवार की बात कर लेते हैं। दिवाली से पहले इनकम टैक्स ने एक बड़ा एक्शन लिया है और छोटे पवार साहब की 1000 करोड़ से अधिक की संपत्ति को अटैच कर दिया है। लिस्ट मैं आपको दिखाता हूं, आपको थोड़ा सा अंदाजा उससे लग जाएगा कि कहां कहां पर जो संपत्ति है जिसको अटैच किया गया है। इनकम टैक्स को भी अभी ये पूरा प्रूव करना पड़ेगा कि इस संपत्ति का क्या मसला है, क्या मामला है, लेकिन कम से कम फिलहाल उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ये इनकी एक जयंदेश्वर शुगर फैक्ट्री है जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 600 करोड़ रुपए है, इसको अटैच कर दिया गया है। इसके बाद साउथ दिल्ली में जहां पर हम हैं वहां पर एक फ्लैट है, 20 करोड़ रुपए की उसकी मार्केट वैल्यू है, वो भी अटैच कर दिया गया है। इसके साथ पार्थ पावर का निर्मल जो ऑफिस है उसकी मार्केट वैल्यू करीब 25 करोड़ रुपए है, उसको भी अटैच कर दिया गया है। और साथ ही साथ ये निलय नाम के से गोवा में बना एक रिजॉर्ट भी है, उसको 250 करोड़ की करीब लगभग उसकी मार्केट वैल्यू है, उसको भी अटैच साथ में कर दिया है इनकम टैक्स ने। अब महाराष्ट्र में 27 अलग अलग जगहों पर जमीन है, इसकी मार्केट वैल्यू करीब 500 करोड़ रुपए की है, इनको भी इनकम टैक्स ने अटैच कर रखा है। कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊं तो 1000 करोड़ से ऊपर का मामला ये पूरा है, जो प्रॉपर्टी है अजीत पवार की, जिसको अटैच कर दिया गया है। अब आपने देखा कि किस तरीके से अजीत पवार की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं कोरोना के बाद। महाराष्ट्र की जनता जो है, क्योंकि आपने देखा था दूसरी लहर में कोरोना की बड़ी तेज मार पड़ी थी महाराष्ट्र में, लोग अभी भी उससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के पास पैसा खर्च करने को नहीं है, मार्केट में मंदी छाई हुई है, रोजगार मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि 2 साल से पूरे देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन ऐसा क्यों है कि मंत्रियों के जो भी या नेताओं के सेहत पर इसका कोई खास फर्क पड़ता नहीं, उनकी संपत्तियां सिर्फ बढ़े जाती हैं। कोई वसूली के किस आरोप झेल रहा है, कोई प्रॉपर्टी बना रहा है जिसको आज इनकम टैक्स अटैच कर रहा है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट डायरेक्टरेट का छापा हो रहा है। ये सब देखकर ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं नेताओं को हमारी और आपकी यथास्थिति से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब छोटे पवार अकेली नहीं है, महागाड़ी के कुछ और भी ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर करप्शन से के चार्ज है और जिनके ऊपर एक्शन हो रहा है। उसके ऊपर मैं जो है उसकी थोड़ी लिस्ट आपको दिखाता हूं, किन किन लोगों के ऊपर एक्शन इस वक्त हो रहा है। अनिल देशमुख एनसीपी के नेता हैं, 100 करोड़ की वसूली का इनके पर आरोप है, गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 6 नवंबर तक अब ईडी की हिरासत में रहेंगे। इसके अलावा एकनाथ खड़से, इनके ये साहब का केस ही बड़ा कमाल का है, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी में होते थे, अब सरकार जमीन को कौड़ियों के भाव, सरकारी जमीन को कौड़ियों के भाव खरीदा गया। ईडी ने 3 मामलों में इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है, इसी को लेकर कि ईडी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई को कैसे इस्तेमाल कर रही है सरकार, ये आरोप भी बीजेपी के ऊपर लगते रहे हैं। वहीं इनके खड़से साहब और उनकी पत्नी और दामाद के खिलाफ भी आरोप है। इस पूरे मामले में ईडी की चार्जशीट फाइल हो चुकी है। एमआईडीसी में 30 करोड़ की जमीन को
3.75 करोड़ में, यानी कि आप देख लीजिए 30 करोड़ की जमीन को समझ लीजिए कि उससे इतने कम भाव में इन्होंने खरीदा, कौड़ियों के भाव में जिसे कहा जाता है खरीदा। अब दूसरा जो एक्शन है वो शिवसेना की एक नेता है, ये इनका नाम है भावना गवली। इन्होंने 18 करोड़ की जमीन की धोखाधड़ी का इनके ऊपर आरोप है। वहां पर ईडी ने गवली के 60 ठिकानों पर छापामारी की है। अब यहां पर ईडी और सीबीआई जो है वो इस वक्त काम कर रही है। एक सवाल बड़ा लाजमी है उठना, और यही बात शिवसेना भी कह रही है, एनसीपी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है, विपक्ष सब ये कह रहा है कि देखिए सारा जो एक्शन है वो विपक्ष के नेताओं पर ही होता है। लेकिन आज क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में हो क्या रहा है, उससे कुछ बड़े सवाल जरूर निकलते हैं। क्या महाअघाड़ी ने कितने, इस पूरे गठबंधन में कितने भ्रष्टाचारी हैं, एक एक करके नाम बाहर निकलते जा रहे हैं। जनता कंगाल है, नेताजी कैसे मालामाल हुए जाते हैं, क्यों इनकी प्रॉपर्टियां बढ़ जाती हैं, इन पे क्यों नहीं पड़ता कोरोना का असर। 1000 करोड़ का नेता, ऐसे और कितने नेता भरे हुए हैं इस पूरे गठबंधन में, और गठबंधन छोड़ दिए इस पूरी पॉलिटिक्स में 1000 करोड़ी कितने नेता हैं जब मेरे और आपके पास जेब में पैसा खर्च करने को नहीं होता है। तो आपने देखा किस तरीके से यहां पर एक्शन में है इस वक्त ईडी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इनके ऊपर भी कई सारे सवाल हैं, इनके ऊपर भी कई बातें होंगी। अब आज की जो हम बात है, चर्चा जो है उसको शुरू करते हैं, क्योंकि बार बार सवाल यही पूछा जा रहा है कि ये किस तरह के लोगों का गठबंधन जो है वो बन गया है, और क्यों ऐसा है कि इस वक्त जब बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो एक तरफ ईडी का एक्शन चल रहा है। क्या ये सेलेक्टिव एक्शन है या सफाई, दिवाली से पहले भ्रष्टाचारियों की सफाई का एक बड़ा कदम है। राम कदम साहब नेता हैं बीजेपी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं एनसीपी के, ये भी जुड़ रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमें एक लार्जर पिक्चर के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम यादव शिवसेना के नेता हैं, हमारे साथ इस वक्त कार्य में जुड़ रहे हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पब्लिक का में जुड़ने के लिए। राम कदम साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन चलिए आप पे आने से पहले मैं सबसे पहले बृजमोहन जी पे जाना चाहता हूं। बृजमोहन जी, चाहे आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हों, चाहे पूर्व गृह मंत्री हों, अब सीधे सीधा सवाल यही उठता है कि भ्रष्टाचारियों की सरकार चल रही है क्या? अंकित जी, आपने बहुत अच्छी रिसर्च की और मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ बात की। बेहतर यह होता कि इसमें अगर आप पूरे भारत को भी ले लेते तो बड़ा अच्छा होता। मैं भारत को बिल्कुल उसमें लूंगा सर, उसके ऊपर एक लार्जर बात भी करेंगे, पर क्योंकि आज होम मिनिस्टर हैं जिनको ईडी की हिरासत में भेजा गया है, तो किसी भी पार्टी के लिए और किसी के व्यक्ति के लिए भी थोड़ा सा ये बड़ा शर्मनाक वाकया जरूर होगा कि आप जहां बैठे हुए हैं। हम भी कह रहे हैं इस बात को। मैं आपसे यही कहना चाह रहा था अंकित जी कि अगर आपने इसमें भारत की केंद्रीय मंत्रिमंडल को ले लिया होता तो बड़ा अच्छा होता, जिसमें कि 42% मंत्री अभी भी अपराधी की श्रेणी में है। अगर आपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी ले लिया होता, जिनको की भाजपा ने हटाया था भ्रष्टाचार के आरोप में, बड़ा अच्छा होता। और अभी गोवा के मुख्यमंत्री के ऊपर उनके तत्कालीन जो गवर्नर साहब हैं सत्यपाल मलिक, उन्होंने आरोप लगाया भ्रष्टाचार का। और यदि आप कभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री को ले लेते, जिनको कि अभी हटाया गया येदियुरप्पा साहब को भ्रष्टाचार पे, तो बहुत अच्छा होता। फिर आप गुजरात को भी ले लेते, जिसमें कि भ्रष्टाचार के कारण पूरे मंत्रिमंडल को ही भगाना पड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। तो ये जो लार्जर इंटरेस्ट पे जो काम चल रहा है, इसमें आप खाली महाराष्ट्र को फोकस करके अगर बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप पक्षपातपूर्ण तरीके से बात कर रहे हैं। अगर आपको बात करना है संतुलित बात करिए। नहीं, संतुलित बात में, अच्छा मैं थोड़ा संतुलित बात में आ जाता हूं, एक मिनट रुक जाइए। नहीं, आप बड़ी सारी बातें कही, आपने कहा उसको ले लेते उसको ले लेते, तो क्या उनका घोटाला आपके घोटाले को जस्टिफाई कर देगा? किसी और का अगर कहीं पर कोई दागी है, वो आपके जो आपके करप्शन है उसको जस्टिफाई कर देगा। अगर मैं आप सर, दिक्कत यही है, मैं आपसे बात करूंगा और पूछूंगा कि आपकी पार्टी और आपके नेताओं पर सवाल, तो आप कहेंगे उनको देख लीजिए। उनको देखने के लिए मैं उनके पास सवाल लेने चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा पहला सवाल आपसे था, क्योंकि आपकी सरकार है वहां पर, और आज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर साहब के भी कुछ प्रॉपर्टीज अटैच करी गई हैं, तो मैंने पूछा कि जनता ये पूछना चाह रही है सवाल कि कितने भ्रष्टाचारी हैं वहां की सरकार में। 40% मंत्रियों के ऊपर आरोप है, उनके चरित्र के ऊपर उनको अपराधी कहा घोषित किया गया है।
आप इससे सहमत हैं कि नहीं, पहले ये बता दीजिए। नहीं सर, मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि सब पे केस चल रहा है, जैसे कि मैंने बताया। फिर तो आपसे कोई जैसे कि, हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि उनके चरित्र पर उन्हें अपराधी घोषित किया गया है, आपराधिक मामला। इसी तरीके से मैंने शुरुआत में ही कहा, अनिल देशमुख के ऊपर मामला चल रहा है, अजीत पवार के ऊपर मामला चल रहा है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी को प्रूव करना है कि इन केस में सच्चाई कितनी है। आपसे जो मैंने सवाल पूछा था वो ये पूछा था कि क्यों ऐसा है कि एनसीपी और महागाड़ी गठबंधन में जो सरकार चल रही है उसके नेताओं के एक के बाद एक इस तरीके के उनके आरोप सामने आ रहे हैं। ब्रजमोहन जी, सुना आपने मेरी बात को? भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आपकी आवाज आ रही है। सुधारता हूं उसको, उस आवाज को सुधारने की कोशिश करते हैं। राम कदम जी, सीधा सीधा अब सवाल, जैसे उन्होंने कहा कि देखिए हमारे भ्रष्टाचारियों को दिखाया जा रहा है, बाकी किसी के भ्रष्टाचारियों को दिखाया नहीं जा रहा है, तो भ्रष्टाचारी वर्सेस भ्रष्टाचारी लड़ाई होगी क्या? अंकित जी, यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के प्रवक्ता को आवाज सुनाई नहीं दे रही। वो तो सुधर सकती है, पर देश की जनता विगत 2 वर्षों से महाराष्ट्र सरकार के कान में कुछ कहना चाहती है कि पूरे देश में वसूली के मामले उसी महाराष्ट्र सरकार की ओर से कब क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है? ये आवाज वो कब सुनेंगे? क्या जानबूझकर के कान में रुई डाल करके रखी है? पहले दिन से लेकर के अब तक यदि मैं क्रम बताऊं तो एक सीनियर आईपीएस अफसर है रश्मि शुक्ला जी, उन्होंने पहले ही 2 महीने 3 महीने में महाराष्ट्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजी और सारे मंत्री किस प्रकार से जनता को लूट रहे हैं, वसूली का धंधा चला रहे, नोट छापने की फैक्ट्री चला रहे, एक अलग मायने में उसका पूरा रिपोर्ट कागज पे दिया, प्रूफ के साथ दिया। ये 3 दलों की सरकार क्या करती? कार्रवाई करती नहीं, कार्रवाई की। कार्रवाई उसी अफसर को इन्होंने तबादला कर दिया, उस अफसर ने ये रिपोर्ट डीजी को तक सौंपी। फिर वाजे सामने आया, वाजे का हम सक्षम विरोधी दल थे, देवेंद्र जी ने अध्ययन के साथ बातें रखी। उसके बाद भी महाराष्ट्र का विधानसभा सत्र 3 दिनों तक बंद रहा। मुख्यमंत्री से लेके सारे लोग वाजे की वकालत कर रहे थे। ये वही वाजे है कि एकमात्र मुंबई शहर से महीने के 100 करोड़ यानी 5 वर्षों के 6000 करोड़ और पूरे अगर प्रदेश की अगर सारे आंकड़े जोड़ो तो कई लाखों करोड़ की वसूली की इनकी मंशा और इनका प्रयास रहा है। राम कदम साहब, आप सरकार चला रहे हो, हाँ, या नोट छापने की फैक्ट्री चला रहे हो? वाजिब सवाल उठता है इस तरीके से, इतने सारे लोगों का नाम सामने आएगा। पर राम कदम साहब, एक सवाल आपसे पूछना बनता है, जिन अजीत पवार के ऊपर आज ये पूरा जो इनकम टैक्स का रेड हुआ है, अटैचमेंट हुआ है, सर वो सुबह सुबह का दिन याद है आपको, जब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी के साथ जाके शपथ ले ली थी और वहां पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे, तब भी उनके ऊपर 9 ऐसे मामले चल रहे थे। तब ईडी ने क्यों इतनी तत्परता से कार्रवाई नहीं करी? क्योंकि सवाल बार बार ये पूछा जाएगा कि जब कोई ऑपोजिशन में होता है तो उसके ऊपर ईडी कार्रवाई कर देती है और आपके साथ होता है तो फिर उसे कुछ कहा नहीं जाता है। नहीं, यहां पर 2 बिंदु हैं अंकित। पहला बिंदु यह है कि जब केंद्र की जांच एजेंसी कार्रवाई करे तो महाराष्ट्र सरकार ये कहती है कि ये देखो, ये अप्रामाणिकता है, ये अपारदर्शिता है, ये बिल्कुल पॉलिटिकल वेंडेटा है, बदले की भाव से हो रहा है, ये उनकी दलील होती है। और उसी जगह पर जब महाराष्ट्र सरकार की जांच एजेंसी कार्रवाई करे, कंगना का घर तोड़ दे, किसी पत्रकार को जेल में डाल दे, मन चाहे वसूली करे, तो उस समय वो पूरी तरह से पारदर्शी। यानी परमवीर सिंह आरोप लगाने के पहले इनके लाडले, आरोप लगाने के बाद इनकी जांच एजेंसियां रातों रात उन पर एफआईआर करती है, वो सारा पारदर्शी। ऐसे दोगलेपन से काम नहीं चलता। और रहा सवाल, हमने जो सरकार बनाई, हमने कोई राष्ट्रवादी दल के साथ सरकार नहीं बनाई, आंकड़ों के आधार पर सरकार बनाने का प्रयास कर रहे थे। पर सरकार बनाने, अगर सरकार बन जाती, टिक जाती और उसके बाद भी इस प्रकार के मामले सामने आते तो निश्चित तौर पे पारदर्शिता के साथ कार्रवाई तब भी थे, मामले तब भी थे। ऐसा नहीं है कि ये नए मामलों के ऊपर कुछ लगी है आरोप। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक एक करके सर एक एक करके सबको अपने ओपनिंग रिमार्क करने दीजिए, सबको अपने ओपनिंग रिमार्क करने दीजिए, फिर उसके बाद खुल जाएगी बहस में। सबके पास दोबारा आऊंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सर ब्रिजमोहन जी, सवाल मैंने पूछ लिया, अब मुझे आपको औरों से भी सवाल पूछने दीजिए, फिर मैं आपके पास भी आऊंगा, पूरा मौका मिलेगा आपको। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये जो बैलेंस की बात होती है बार बार,
ऐसा शायद ही पूरे इतिहास में कहीं पर भी मिलता हो कि एक स्टेट का होम मिनिस्टर, एक इतने बड़े शहर का पुलिस कमिश्नर, उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हों, वो इस तरीके से गायब हों, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के साथ भी इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हों। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की साख पर इसके बड़ा दाग लगता है, एक क्वेश्चन मार्क जरूर उठता है। त्रिपाठी जी। देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना लेने भर से अजीत पवार के ऊपर आरोप नहीं लगते थे, ये तो मुझे ध्यान में नहीं आता है। जब सुबह सुबह एनसीपी के नेता अजीत पवार चले गए थे और देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाने गए थे, तब भी उनके ऊपर उतने ही गंभीर आरोप थे। कई मामलों में उनके खिलाफ जांच चल रही थी। तो इसलिए ये कहना कि इसकी वजह से वो जो उनके ऊपर आरोप है वो कमतर हो जाते हैं, कम साबित होते हैं, ये नहीं होता है। दूसरी बात, इतनी बेशर्मी और बेहयाई नेता लोग ही कर सकते हैं कि व्हाट अबाउटरी शुरू कर दें। जैसा पहले क्या हुआ था, उसके पहले क्या हुआ था, इस मामले में क्यों नहीं कार्रवाई हुई, उसका वो चोर है तो हमारे चोर को क्यों कह रहे हो। ये चोर किसी का भी हो, लेकिन क्या चोर पकड़ा जाएगा तो कहेगा कि अच्छा नहीं, दूसरे चोर अदालत में इतने मामले लंबित है न्यायाधीश महोदय, इसलिए हमारा मामला अभी रोक दीजिए। हम हत्या करके आ रहे हैं, लेकिन अभी देखिए उस जगह में भी एक हत्या हुई थी, इसलिए उसको मत कीजिए। शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि किसी सरकार में पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर गृह मंत्री तक या तो भगोड़ा है या गिरफ्तार है या जेल में, और उसका भी बचाव करने का दुस्साहस लोग कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो उनके ऊपर मामले हैं, उनको दर्ज कीजिए, उनको भी आप गिरफ्तार कीजिए अगर ऐसे मामले हैं तो। लेकिन कोई चोर, बेईमान, भ्रष्टाचारी है तो आप कहेंगे देखो दूसरा वाला है कि हमें बात कर दो। इससे ज्यादा बेहयाई और बेशर्मी नहीं हो सकती जो भारत के लोकतंत्र में कोशिश की जाती है। और मैं बार बार कहता हूं कि देखिए यही चलता रहा है कि तुम मुझे बचा लो जब मैं भ्रष्टाचार करूं। अच्छा चलो तुम मुझे बचा लो, ये तो होगा ही ना। अगर सरकारी एजेंसीज अपना काम कर रही हैं तो उसको सिर्फ ये कहकर, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है तहसीन कि वॉटर बाउंड्री हमेशा ही नेता घुस जाते हैं। आपके उसमें देखिए भ्रष्टाचारी, मेरे उसमें भ्रष्टाचारी, कभी ना कभी तो एजेंसीज अपना काम करेंगी ना। और कौन से स्टेट में, किस राज्य सरकार में आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जहां इंस्पेक्टर से लेके कमिश्नर, कमिश्नर से लेके होम मिनिस्टर और अब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, सबके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हों? बिल्कुल अंकित जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का दोबारा से मौका मिला, शुक्रगुजार हूँ। और आपकी बात से मैं पूरी तरह से उससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। राम कदम भाई ने बहुत सारी चीजें बोली, लेकिन अनिल भाई के केस में मैं आपके दर्शकों को साफ साफ बता दूं, आरोप किसने लगाया। आरोप अक्यूज यानी परमवीर सिंह ने लगाया जब उसे निकाला गया था उसके पोस्ट से। इसके पहले कोई आरोप नहीं लगे। अब आरोप क्या लगा अनिल भाई के ऊपर? अनिल भाई पे आरोप ये लगे कि 100 करोड़ की उन्होंने वसूली की, लेकिन क्या कोई कंप्लेनेंट है, क्या कोई व्यक्ति है, कोई होटेलियर, कोई रेस्टोरेंटर, कोई बार का मालिक, कोई नाइट क्लब का मालिक, कोई लाउंज का मालिक, जिसने आकर ये फरियाद किया, ये कंप्लेन की है, ये एफआईआर दर्ज की है कि अनिल देशमुख या किसी से ने हमने किसी को पैसे दिए? कोई नहीं। आरोप किसने सुनी सुनाई बात लगाई? परमवीर सिंह। तब भी मैं मानता हूं मुझ पर आरोप लगा, मैं मानता हूं। मैं हाजिर हो गया ईडी के सामने, ईडी ने मुझे अरेस्ट कर दिया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का चाहता, उसका लाडला परमवीर सिंह कहां है जिसने आरोप लगाया? वो परमवीर सिंह जो इस मुल्क का आईपीएस ऑफिसर है। मेरी बात मैं एक लाइन में समाप्त करता हूं। महाराष्ट्र सरकार को बताता है मैं हरियाणा अपने गांव जा रहा हूं क्योंकि मुझे आराम करना है, विश्राम करना है, और वहां से वो देश छोड़कर भाग जाता है। बॉर्डर किसके? हरियाणा किसका? सीबीआई, ईडी, एयरपोर्ट, पोर्ट किसके? रेलवे स्टेशन किसके? इसको भगाने में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का हाथ है, ताकि महाराष्ट्र सरकार मुझे तहसीन आरोप लगाना आसान होता है। अभी तक हमें पता नहीं कि वो देश के बाहर है या नहीं है। ये सब मैं ये बात मैं मानता हूं कि उनको ढूंढ निकालना जरा जरूरी है। पर ये बताइए तहसीन, अगर वो देवेंद्र फडणवीस के इतने चहेते थे पुलिस कमिश्नर, तो वो मुंबई पुलिस कमिश्नर आपके टाइम में क्या कर रहे थे? मैं बताता हूं क्योंकि जो हमारा एमवीए की सरकार है ये देखती नहीं कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। अरे ये तो एमवीए की सरकार है जिसने सत्यपाल सिंह को पूना, फिर उसके बाद आइडियोलॉजी नहीं देखती। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस आदमी को आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर करप्शन के चार्ज हैं और उसने कहा, तो आपका तो बल्कि आपके लिए एनबीए की सरकार के लिए तो और जिम्मेदारी बढ़ जानी चाहिए थी कि अगर ऐसा पुलिस कमिश्नर बीजेपी ने रखा हुआ है कोई, तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं। मैं जवाब देता हूं। सीनियोरिटी पे, राम भाई एक मिनट, सीनियोरिटी पे अपॉइंट हुए,
आरोप सामने आए, उनको हटाया गया और उनको हटाने के बाद उन्होंने अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए। अब रश्मि शुक्ला जी की इन्होंने बात की, मैं रश्मि शुक्ला जी के, हम तो जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए राम कदम भाई क्या लगता है रश्मि शुक्ला जी के बारे में आपको एक लाइन अपनी बात समाप्त बताओ। अगर रश्मि शुक्ला जी के पास प्रूफ था एमबीए के मिनिस्टर के खिलाफ, आज भी है, आज भी वो आईपीएस ऑफिसर है, क्यों एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है? क्यों नहीं करती है? सबूत है तो सर करना उसका राम कदम जी जवाब, राम कदम जी के पास चलते हैं। अंकित जी मुझे जवाब देने, अंकित जी मुझे जवाब दें जी। अंकित जी अब क्रम से सुन, ये कह रहे कि परमवीर सिंह किसके लाडले, हम सभी अधिकारियों का सम्मान करते हैं, और ये तीन दल यदि वे हमारे लाडले होते तो सबसे महत्वपूर्ण महाराष्ट्र में पोस्ट होती है मुंबई का पुलिस कमिश्नर, क्या वे बनाते? सामना अखबार जो मुख्यमंत्री का घर का, ना अब मेरी बारी, सामना मुख्यमंत्री का घर का अखबार है ना, पूरी बात करने थे। सामना मुख्यमंत्री के घर का अखबार है, वो परमवीर सिंह की तारीफ उस पल तक कर रहा था जिस पल तक उन्होंने सरकार पर आरोप नहीं लगाए थे। सरकार पर आरोप लगाते ही रातों रात उनके ऊपर एफआईआर किए गए, और तब उन्होंने उन्हें हमारे पल्ले पे डाल दिया कि हमारे लाडले। अब इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, क्यों कहां गए, क्या गए, अंधेरे में बांध चला रहे। इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप नहीं हुआ करते, और केवल परमवीर ने आरोप नहीं किए, वाजे तो तुम्हारा लाडला था, दुलारा था, तुम्हारी गोद में बैठ रहा था, महाराष्ट्र की विधानसभा 3 दिन तुमने भंग की थी, उसकी वकालत कर रहे थे। वो वाजे ने कहा है 40 करोड़ रुपए दिए, 20 करोड़ रुपए एनसीपी मंत्री को, 20 करोड़ रुपए शिवसेना मंत्री को। अब बताइए वो भी झूठ बोल रहा है। किसी भी देश के लिए कम से कम, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, किसी भी देश के लिए ऐसी इस डिबेट को आज करने में थोड़ी शर्म जरूर आती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उन लोगों की, नेताओं की सिर्फ नहीं, उन लोगों की जिन्होंने संविधान की शपथ ली, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो नेता हैं, और उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो इसका लाडला, वो उसका लाडला, वो उसको 100 करोड़ दिया, वो उसको 40 करोड़ रुपए दिया। श्रीवास्तव जी ये बताइए, पॉलिटिकल पार्टीज में थोड़ी सी भी मोरालिटी बची? आपने इतना लेक्चर दिया, 42 लोग हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, भारतीय जनता पार्टी को सब लोगों को रिजाइन करा देना चाहिए, पर आप आज हिम्मत करके बोल दीजिए कि जो हमारे इस तरह के भ्रष्टाचारी नेता हैं जिन पे आरोप लगे हैं, उनकी पार्टी में जगह नहीं है, बाहर जाए हमारी पार्टी से। महाराष्ट्र का और आपकी पार्टी का नाम खराब होता है। देखिए, जिन भी मंत्रियों पे, जिन्होंने भी इस देश के कानून का उल्लंघन किया है, चाहे वो कोई भी हो, उसको पद से हटना चाहिए, इसमें क्या गलत है। लेकिन इसकी परंपरा तो केंद्र सरकार को शुरू करनी चाहिए। अरे आप शुरू कीजिए ना, मंत्री आप शुरू कीजिए। अजीत पवार से आप इस्तीफा दिलवाइए, बोलिए जब तक मेरे खिलाफ जांच चल रही है मैं पद पे नहीं बैठूंगा, उसके बाद केंद्र सरकार पे बोलने का आपका दावा मजबूत हो जाएगा। आप बोलिए, इसके पहले जब अजीत पवार साहब पे आरोप लगा था, इस्तीफा दिया था उन्होंने, तो दोबारा दे देना चाहिए। अब तो उनकी प्रॉपर्टी अटैच हो गई है, तब वो फिर से मंत्री बने, आपको शायद मालूम ना हो। अजीत पवार साहब इसके पहले एक बार इस्तीफा दे चुके हैं, मुझे पता है सर, लगा था, इसीलिए पूछ रहा हूं कि इस बार अलग क्या है। उसके बाद वो फिर से मंत्री बने। और मैं आपको फिर एक बार कहता हूं कि अजीत पवार साहब एक ऐसे नेता हैं जो ये सिद्ध करेंगे कि उन्होंने जो काम किया वो सही किया है। आप निश्चित रहिए, अभी खाली ये तो कोर्ट तय करेगा सर, और साथ ही साथ इनकम टैक्स ने 90 रोज का टाइम भी दिया है उनको, ये बताने के लिए कि अगर उनकी जो प्रॉपर्टी जिसपे की इनकम टैक्स कहता है कि उनकी है, हाँ, अगर वो उसको सही सिद्ध करेंगे तो छोड़ा भी जाएगा। त्रिपाठी जी एक सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं जो बीच बीच में बातें उठती रहती थी कि इस दिवाली, पिछले 3 साल से हर दिवाली पे देवेंद्र फडणवीस और बाकी बीजेपी नेताओं की मैं आवाज सुनता हूं कि इस दिवाली को रुक जाइए, इसके बाद सरकार बदलने वाली है, चीजें बदलने वाली हैं। तो क्या आपको लगता है कि एनसीपी और बीजेपी की बात बन नहीं रही है, इस वजह से अजीत पवार के ऊपर अब एक्शन दिखाई पड़ रहा है? नहीं, ये कहा जा सकता है और ये कहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो शिवसेना के साथ उसका संबंध था और जिस तरह से एनसीपी के साथ भी उसको बार बार ये जोड़ा जाता रहा, और भाई सुबह सुबह जाकर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली थी ना, तो ऐसा नहीं उन्होंने कोशिश नहीं की थी। तो ये अगर भारतीय जनता पार्टी कहने की कोशिश करेगी कि नहीं हम तो बड़े साफ है, तो नहीं हो सकता। लेकिन मूल बात यहाँ क्या, मूल बात ये है कि भाई अनिल देशमुख पर जब आरोप लगे तो उनको बचाने के लिए शरद पवार सामने आए, तो शरद पवार आज झूठे साबित हुए। शरद पवार ने वो 5 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक का वो रिकॉर्ड दिया था, जहां बीच में जो अनिल देशमुख को कहा गया वो तो अस्पताल में थे, वो तो क्वारंटीन थे। तो सवाल ये है कि अगर कोई एक भ्रष्टाचारी मंत्री है
उस भ्रष्टाचारी मंत्री को बचाने के लिए एनसीपी के टॉप लीडरशिप की तरफ से कोशिश की जाती है। और त्रिपाठी जी की जानकारी अधूरी है। त्रिपाठी जी आपकी जानकारी अधूरी है। सर रुक जाइए, उनको अपनी पूरी जानकारी दीजिए, उसके बाद आपके पास आता हूं। बोल रहे हैं आप, आपकी जानकारी अधूरी है, आप गलत बात बोल रहे हैं। अच्छा, मालूम ही नहीं है, आपको हकीकत नहीं मालूम। मुझे लगता है आपको हकीकत ही नहीं मालूम। श्रीवास्तव जी को हकीकत ज्यादा पता होगी, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के लोगों पे इतने घोटाले के आरोप हैं, तो अंदर की बात तो उन्हीं को पता होगी। हाँ श्रीवास्तव जी, अपनी बात फटाफट कीजिए, मुझे राम कदम जी के पास जाना है। उसके बाद तहसीन भी हाथ उठा रहे हैं। जानकारी दे रहे हैं, आपको नहीं मालूम, आप जानकारी गलत दे रहे हैं। पूरी बात तो करने दीजिए साहब, उनकी बात जनता सुनेगी तभी तो समझ में आएगा गलत कह रहे नहीं कह रहे। आप ऐसे काम नहीं कीजिए कि आपको मैं बोलने नहीं दूंगा, तो शांत होइए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर गलत बोलूंगा मैं ये कह रहा हूँ देगा, और सच बोलूंगा तो ठीक है, सच और अरे भाई आपको काउंटर का मौका मिलेगा ना श्रीवास्तव जी। विधानसभा थोड़ी है कि एक के ऊपर एक बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे, सबको आपकी बात सुनाई पड़ेगी। रुक जाइए एक मिनट। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ इस घटनाक्रम को ध्यान से देखिए। परमवीर सिंह क्यों शरद पवार को रिपोर्ट करने गए पूरे घटनाक्रम पर, एक लाइन की बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शरद पवार को अनिल देशमुख का बचाव करने की क्या जरूरत पड़ी थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने। और भगोड़ा पुलिस कमिश्नर, ठीक है, भगोड़ा गृह मंत्री हो जाए और एक पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर जो शिवसेना का प्रवक्ता भी रहा हो, जिसके ऊपर गंभीर आरोप है, और वो आदमी हत्या में भी अपवांछित है, ठीक है, अपने दोस्त को मरवा दिया, तो ठीक है, बहुत गंभीर आरोप हैं और इन्हीं आरोपी की वजह से क्यों कर रहे, इसका जवाब दीजिए। श्रीवास्तव जी फटाफट जवाब दीजिए, उसके बाद तहसीन के पास जाना मुझे। तहसीन हाथ उठाए खड़े हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अभी अनिल देशमुख साहब को जो ईडी ने पकड़ा है या अंदर रखा है, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये कहा कि आप हमारी जांच पे सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध हुआ है। और मैं आपसे फिर कहता हूं, अरे श्रीवास्तव जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? उनका काम थोड़ी आरोप सिद्ध करने का, उनका काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने का है, वो कोर्ट में सिद्ध करने की बात है। उनको क्या बात कर रहे हैं? जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है उसको प्रूव भी करना पड़ता है कोर्ट के सामने। सर कोर्ट बताएगा कि ये सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। अगर सर्टिफिकेट एजेंसी देने लगी सिद्ध और उसमें नहीं होने तो हम सब बड़ी दिक्कत में आ जाएंगे। आपने तो एविडेंस एक्ट को ही खत्म कर दिया इस देश के। अच्छा, अंकित भाई का कोई नया एविडेंस एक्ट चालू कर दिया आपने, ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब आपको लगता है कि ईडी सिद्ध कर देगी ये बात, ईडी सिद्ध करके उन्हें जेल में डाल देगी। सर कोर्ट में जानी पड़ती है ये सब चीजें। खैर अपनी बात खत्म कीजिए भाई, तो क्या बात करेंगे अब? अपनी बात खत्म कीजिए। कानून से अलग हटके थोड़ी बात होगी। मैं तो देश के कानून की बात कह रहा हूं कि अभी ईडी ने उनसे ये कहा है कि आप हमारी जांच पे सहयोग नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार किया है। अभी तक उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप इंगित नहीं हुआ। जहां तक शरद पवार साहब की बात है, मैं आपसे फिर कहता हूं, अनिल देशमुख साहब का 40-42 साल का राजनीतिक जीवन है, जिसमें आज तक कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। और यहाँ पर जो आरोप लगाने वाला है परमवीर सिंह, वो कहाँ है? फिर क्यों छुपा लिया बीजेपी ने उसको अपने आंचल में? राम कदम से पूछेंगे क्यों भागा फिर रहा है परमवीर सिंह और अब तक सारी एजेंसीज क्यों नहीं ढूंढ पा रही है। पर उससे पहले तहसीन बार बार हम लोग हर डिबेट में, और आप कई बार मेरे साथ डिबेट्स में आ चुके हैं, कुछ भी प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज राजनीति में रह नहीं गई है क्या? बताइए, इतना बड़ा करप्शन के चार्जेस, मतलब पूरा ऐसा लगता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक एक वेल ऑयल्ड मशीनरी चल रही थी उगाही की। परसेप्शन तो यही है ना तहसीन? बिल्कुल सही कहा पकड़ में नहीं आया जिसने पैसे दिए हो। अंकित जी अगर मुझे मौका मिले तो अब वो एनसीपी वाले श्रीवास्तव जी कुछ बोलने दे किसी और को, तो आपको मौका जरूर मिलेगा। श्रीवास्तव जी उनका भी मौका दे दीजिए बोलने का। मैं संक्षेप में दो ही चीज कहूंगा, फिर राम भाई के पास अब चले जाना। आप UPA/MBA का इतिहास देखिए। अशोक चौहान जी पे आरोप लगा, उन्होंने इमीडिएटली रिजाइन किए, वो इमीडिएटली स्टेप डाउन किए। सुरेश कलमाड़ी जी पे आरोप लगा, वो स्टेप डाउन किए। अजीत पवार जी पे लगा, वे स्टेप डाउन किए। अनिल देशमुख पे लगा, वे स्टेप डाउन किए। यूपीए में जाते अश्विनी कुमार जी लॉ मिनिस्टर थे, सही काम किया, उन्होंने एफिडेविट देखा, बीजेपी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने स्टेप डाउन किए। मोरालिटी होती है। अब आप देखिए अजय मिश्रा टेनी, जिसके वीडियोस मैंने रिलीज किए, आज भी धमकी आ रही, मेरे पर उत्तर प्रदेश में केस हुआ, स्टेप डाउन किए। प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोला, क्या कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से शरद पवार जी ने कहा कि ये आरोप सही नहीं और सही साबित हो गए तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। साबित नहीं हुए तब भी उन्होंने रिजाइन किया। ये तो पवार साहब का बड़प्पन है। अब आप सेम पैमाना आप मोदी जी पे उठाए। टेनी अजय मिश्रा जी मोदी जी के साथ रैली में खड़ा है, उसके बेटे ने लोगों की मृत्यु की है, 3 लोगों को कुचल डाला। वो आज भी देश का गृह मंत्री है। मोरालिटी की आप बात कर रहे थे, यूपीए की मोरालिटी है,
चाहे मोदी जी की मोरालिटी। मेरे साथ इस वक्त शिवसेना के विक्रम यादव साहब भी जुड़े, बिल्कुल अंत में पहुंच पाए हैं। उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। मुख्यमंत्री जी इतने उनके जो कैबिनेट के लोग हैं, चाहे अनिल देशमुख हो चाहे अब अजीत पवार हो, उनके ऊपर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, उनके ऊपर इतना एक्शन हो रहा है, मुख्यमंत्री जी चुप क्यों हैं? हाँ, यादव साहब, ये सारे आरोप लग रहे हैं, ठीक कह रहे हो आप, लेकिन आरोप सिर्फ लग रहे हैं, उनका कुछ प्रूफ तो नहीं मिल रहे, कोई सबूत तो नहीं मिल रहे। अब आरोप लगाने के तो किसी को भी लगा दो आप, क्योंकि जिस दिन से महाराष्ट्र सरकार अघाड़ी सरकार बनी है उस दिन से आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से सरकार को बदनाम किया जाए, और इसके अलावा कुछ नहीं है। आप देखो, जो आरोप लगाने वाले थे वो भागे भागे फिर रहे हैं, वो कहाँ है? उनको ढूंढे ना, वो कहाँ चले गए? आप मुझे ये बताइए कि सेंट्रल एजेंसियां जो है वो क्या कर रही है, जब उनको ये नहीं पता कि भाई जो जिसने आरोप लगाया वो कहाँ है। तो ये तो ना सीधा सा ये है कि भाई किसी भी तरीके से बदनाम करो। यादव साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ढूंढना जरूर चाहिए परमवीर साहब को, पर एफआईआर तो पुलिस ने भी रजिस्टर करी है ना, मुंबई पुलिस ने भी, तो मुंबई पुलिस क्यों नहीं ढूंढने के लिए आती है परमवीर सिंह को? नहीं, मैं वो नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि सारा काम ये चाहते कि केंद्र करे। इन्होंने कुछ नहीं करना है, इन्होंने केवल वसूली करनी है। पर केंद्र क्यों नहीं कर रहा राम कदम साहब? अगर बाहर चला गया, पर केंद्र किसका इंतजार कर रहा है कि भाई परमवीर सिंह बाहर चला गया, अंकित बाहर चला गया, तो बाहर किसकी जिम्मेवारी है? कैसे गया बाहर? राम कदम जी जवाब दीजिए, कैसे बाहर चले गए? बाहर चला गया, किसकी जिम्मेवारी है? अगर देश के बाहर गए, ऐसे आरोप लग रहे हैं, तो केंद्र की जिम्मेदारी भी तो बनती है ना सर? नहीं, अब ये शांति रखे तो मैं जवाब। यादव साहब, उनको जवाब तो देने दीजिए। शांति रखे, सुन तो लीजिए कि वो कैसे कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की, या बिल्कुल कोशिश कर नहीं रहे। देखिए देखिए उड़ाई के यादव साहब, मैं समझ रहा हूं कि आप थोड़ा लेट विलंब हो गया, आपको देरी हो गई डिबेट में आने में, पर सर ऐसा थोड़ी है कि उसके बाद सारी बात अपनी कह देंगे, 1 मिनट में रुक जाइए। आपने कुछ सवाल उठाए, उसका जवाब देने दीजिए। राम कदम जी, केंद्र सरकार के हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है, इंतजार किस बात का कर रही है ढूंढने के लिए? महाराष्ट्र सरकार के नेताओं ने कहा वे विदेश में भाग गए, कोई सबूत दिया नहीं दिया। अब ये डीजी रैंक के महाराष्ट्र के अफसर है, सरकार के लाडले हैं, 12 करोड़ जनता की रक्षा ये सरकार का दायित्व है। डीजी रैंक का अफसर कहां है ये इन्हें पता नहीं, तो फिर 12 करोड़ जनता की रक्षा ये कैसे कर पाएंगे? सर, पर कंट्रोलिंग कार्डर तो सेंटर होता है ना सर? सुने नहीं, ऐसे नहीं होता। आईपीएस ऑफिसर कंट्रोलिंग कार्डर तो सेंटर होता है ना सर? नहीं, सवाल पूछा है तो जवाब भी ले लीजिएगा कि केंद्र सरकार अपने दायित्व का निर्वहन पूरी तरह से करेगा, पर हर चीज केंद्र पे छोड़कर ये क्या केवल वसूली का काम करेंगे या केवल नोट छापने का काम करेंगे? क्या करेंगे? ये ड्रग माफिया का खुलेआम समर्थन हो रहा है, किसी अच्छे अफसर को खुलेआम प्रताड़ित किया जा रहा है, एक दलित वर्ग का परिवार, उसको रोजाना इनका मंत्री पत्रकार वार्ता लेकर के पूरे परिवार को दोषारोपण कर रहा है। राम कदम जी, उस केस में जाएंगे तो हम लोग खामखाम डिरेल हो जाएंगे, क्योंकि उस केस में भारतीय जनता पार्टी के जिनको विटनेस बनाया गया उस पर भी बहुत सवाल है सर। उस केस के बड़े लूपहोल है, वो एक अलग बहस चली जाएगी, उस पर हम नहीं पढ़ते, मैं सिर्फ इसी पे जोड़ना रहता हूं, वरना आसानी हो जाती है सबके लिए निकल के जाने में। तहसीन राम भाई बिल्कुल सत्य कह रहे कि ढूंढना मेरा कर्तव्य है, मुझे ढूंढना है, लेकिन वो ये बात भूल रहे कि परमवीर सिंह जी मेरे पास आए, कहा मैं हरियाणा जा रहा हूं, कहां जब भाजपा की सरकार है, मेरे गांव जा रहा हूं, वहां से वो फरार हो गए। अब वो किसके साथ चाय की चर्चा करें? हरियाणा मैं किसे जाऊं? हरियाणा तो आपकी तहसीन, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट जो है ना, जो आप भी दे रहे हैं और राम कदम जी भी दे रहे हैं, इस आर्ग्यूमेंट में दम ही नहीं है। आप लोग सिर्फ बॉल खेल रहे हैं कि तुम ढूंढ के ले आओ, तुम ढूंढ के ले आओ। इस देश में कानून व्यवस्था का इससे बड़ा मजाक हो सकता है कि कोई इतना सीनियर ऑफिसर इस तरीके से गायब हो जाए और उसका कुछ अता पता ना लगा पाए, ना केंद्र ना सेंटर। भाजपा ने भगाया ना, एक मिनट, भाजपा ने भगाया गया है। सूर्याद भवन्ति भूतानि सूर्येण पालिताति तू, अर्थात सब कुछ सूर्य से ही उत्पन्न हुआ है, सबकी ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है और सूर्य की ऊर्जा से ही सबका पालन होता है। पृथ्वी पर जब से जीवन उत्पन्न हुआ तभी से
सभी प्राणियों का जीवन चक्र, उनकी दिनचर्या सूर्य के उदय और अस्त से जुड़ी रही है। जब तक यह प्राकृतिक कनेक्शन बना रहा, तब तक हमारा प्लेनेट भी स्वस्थ रहा। लेकिन आधुनिक काल में मनुष्य ने सूर्य द्वारा स्थापित चक्र से आगे निकलने की होड़ में प्राकृतिक संतुलन को डिस्टर्ब किया और अपने पर्यावरण का बड़ा नुकसान भी कर लिया। अगर हमें फिर से प्रकृति के साथ संतुलित जीवन का संबंध स्थापित करना है, तो इसका रास्ता हमारे सूर्य से ही प्रकाशित होगा। मानवता के भविष्य को बचाने के लिए हमें फिर से सूरज के साथ चलना होगा। एक्सेलेंसीज, जितनी ऊर्जा पूरी मानव जाति साल भर में उपयोग करती है, उतनी ऊर्जा सूर्य 1 घंटे में धरती को देता है। और यह अपार ऊर्जा पूरी तरह से क्लीन है, सस्टेनेबल है। चुनौती सिर्फ इतनी है कि सौर ऊर्जा दिन में ही उपलब्ध है और मौसम पर भी निर्भर है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड इसी चुनौती का हल है। एक वर्ल्ड वाइड ग्रिड से क्लीन एनर्जी हर जगह, हर समय मिल पाएगी। इससे स्टोरेज की आवश्यकता भी कम होगी और सोलर प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी भी बढ़ेगी। इस रचनात्मक पहल से कार्बन फुटप्रिंट और ऊर्जा की लागत को तो कम होगी ही, अलग अलग क्षेत्रों और देशों के बीच सहयोग का एक नया मार्ग भी खुलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड और ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के सामंजस्य से एक संयुक्त और सुदृढ़ वैश्विक ग्रिड का विकास हो पाएगा। मैं आज ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे स्पेस एजेंसी इसरो विश्व को एक सोलर कैलकुलेटर एप्लीकेशन देने जा रही है। इस कैलकुलेटर से सैटेलाइट डेटा के आधार पर विश्व की किसी भी जगह की सोलर पावर पोटेंशियल मापी जा सकेगी। यह एप्लीकेशन सोलर प्रोजेक्ट्स का लोकेशन डिसाइड करने में उपयोगी होगा एवं इससे वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड को भी मजबूती मिलेगी। एक्सेलेंसी, एक बार फिर मैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अभिनंदन करता हूं और मेरे मित्र बोरिस को उनके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं सभी अन्य देश के लीडर्स की उपस्थिति के लिए भी उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो इस वक्त ग्लासगो में COP26 में जो सोलर अलायंस है जिसमें भारत एक बड़ी अग्रणी भूमिका निभा रहा है उसके बारे में बता रहे थे। रिन्यूएबल एनर्जी, साथ ही साथ सोलर एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने एक नई बात आज जो कही कि वन ग्रिड वन वर्ल्ड, यानी कि एक सन से एक ही ग्रिड, मतलब इस तरीके से आदान प्रदान हो सके जो सोलर एनर्जी है, उसके बारे में COP26 जो क्लाइमेट चेंज है उसके बारे में जो एक बड़ा वहां पर देश दुनिया के बड़े बड़े नेताओं का पूरा जो सम्मेलन चल रहा है, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे थे, अपनी बात कह रहे थे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं एक और बड़ी पॉलिटिकल खबर से। प्रेजेंटेड बाय केंट आरओ, जो देता है सबसे शुद्ध पानी।
Powered by MediBuddy. Unlimited doctor consultations with MediBuddy Gold. 8 PM Premium Black Music CDs. कैंट आरओ से पानी होता है ज्यादा प्योर। कैंट से घुली हुई अशुद्धियाँ भी निकल जाती हैं और जरूरी मिनरल्स बने रहते हैं। कैंट का सबसे शुद्ध पानी पियो और हेल्दी रहो। प्रशांत कहाँ हो? पापा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या? इस नए शहर में मुझे डॉक्टर का भी नहीं पता। रिलैक्स माँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा दोस्त अपना बड़ी है ना आपके फोन पे। बड़ी? मेडीबॉडी, करोड़ों इंडियंस का भरोसा। इंट्रोड्यूसिंग मेडीबॉडी गोल्ड। मिनटों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स से अनलिमिटेड कंसल्टेशन कराएं। मेडीबॉडी, योर हेल्थ बॉडी। डाउनलोड द ऐप नाउ। Always been on 8 main. सेंचुरी MDF का प्रीमियम प्लस है ना, हायर डेंसिटी है, वाटर रेजिस्टेंट, टर्माइट एंड बोलर रेजिस्टेंट भी। यानी ये है जहाँ नो टेंशन वहाँ। प्रीमियम प्लस बाय सेंचुरी प्रोवर्ड। भरोसेमंद वही जो आपका ख्याल रखे, आपका हर पल साथ दे, आपकी रक्षा करे। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, सदैव आपकी सेवा में। होता है आपके आने जाने पर इंटरोगेशन, तो सिग्नेचर ग्लोबल है ना, ले लीजिए स्मार्ट डिसीजन। अब कैंट आरओ खरीदने में ही ज्यादा समझदारी है, क्योंकि कैंट दे रहा है पूरे 4 साल तक फ्री सर्विस। कैंट का सबसे शुद्ध पानी पिए और हेल्दी रहें। महाराष्ट्र की राजनीति की बात कर रहे थे, मोदी जी बीच में आ गए और उसके बाद मोदी जी ने अपना सोलर अलायंस के बारे में हम सबको बताया। अब मैं थोड़ा वापस आपको देश में ले आता हूं और पंजाब के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आज जो दूसरी बड़ी पॉलिटिकल खबर है वो पंजाब से आ रही है। पंजाब में आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया और औपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कैप्टन की नई पार्टी का नाम पंजाब लोक कांग्रेस है। इसके साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी के नाम एक चिट्ठी लिखी, एक 7 पन्नों की विस्फोटक चिट्ठी लिखी और शायद जाते जाते अपना सबसे बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर कैप्टन ने इसी चिट्ठी के जरिए किया। कैप्टन ने लिखा, और मैं थोड़ा पेज बाय पेज जरा आपको थोड़ा बता देता हूं। पीछे भी हम आपको ये पूरा फुल फ्रेम भी दिखा देते हैं, क्योंकि चिट्ठी जो है वो बड़ी अंग्रेजी की चिट्ठी है। इसका हमने थोड़ा हिंदी में इसका ट्रांसलेशन किया है। एक पेज 4 पे 7 पेज की कोई चिट्ठी है, उस पर उन्होंने लिखा, मैं पढ़ के सुनाता हूं। मेरे और पंजाब के लगभग सभी सांसदों के मना करने के बाद भी आपने पाकिस्तान का साथ देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को चुना, जिसने सभी के सामने पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को गले लगाया। खान और बाजवा वो लोग हैं जो बॉर्डर पार से भारतीयों को मारने के लिए आतंकी भेजते हैं। एक बार फिर से नेशनलिज्म की लाइन पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा हमला किया कांग्रेस पार्टी पे। फिर आते हैं इसी पेज पर, पेज 4 पर, सिद्धू के नाम केवल मेरी और मेरी सरकार की निंदा करके नाम कमाया। सिद्धू ने अपने आप को चमकाया सिर्फ हमारे पर हमला करके। मैं उसके पिता की उम्र का हूं, पर उसने मेरी उम्र और ओहदे का लिहाज नहीं किया। यह दुर्भाग्य की बात है कि उसे रोकने की जगह राहुल और प्रियंका गांधी ने उसको बढ़ावा दिया और आपने भी आंखें बंद रखी। पेज 5 पर ले आइए जरा इससे, ठीक है। पेज 5 की अगर हम बात करें तो उस पर उन्होंने लिखा, ये चुन चुन के जो बड़े हमले करें उनके बारे में आपको बता रहा हूं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हरीश रावत दोहरे व्यक्तित्व के इंसान हैं। मैंने बार बार कहा कि सिद्धू दिमागी तौर पर ठीक नहीं है और आप अपने फैसले पर पछताएंगे। मुझे विश्वास है कि अब आप पछता रही होंगी, क्योंकि सिद्धू अभी भी एक्शन मोड में ही है, अभी भी अपनी सरकार के ही पीछे पड़े हुए हैं। विपक्ष को तो क्या कहेंगे, वो अपनी सरकार के पीछे पड़े हुए हैं। अब पेज 6 की बात करते हैं। पेज 6 पर कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं, मैं आपके और आपके बच्चों के किए से बहुत दुखी हूं। मैंने आपको, आपके बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार किया, क्योंकि मैं और उनके पिता राजीव गांधी एक साथ स्कूल में थे। मैं आशा करता हूं कि कांग्रेस के किसी सीनियर नेता के साथ ऐसा बर्ताव ना किया जाए जो मेरे साथ किया गया। बहुत दुख के साथ लिखी गई चिट्ठी है, बहुत आक्रोश में लिखी गई चिट्ठी है। और पेज 7 में अंत में वो लिखते हैं, इसलिए अपने राज्य और अपने देश के हित के लिए मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा देता हूं। उसके बाद साइन किया है कैप्टन
अमरिंदर सिंह ने। मेरे साथ रंजीता मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं। रंजीता, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, आक्रोश और दुख का मिश्रण है इस चिट्ठी में, लेकिन कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब चुनाव सर पर है। सिद्धू अभी भी बाज नहीं आ रहे अपनी सरकार पे हमला करने में। कैप्टन की बातें लोगों तक पहुंचेंगी जरूर। बिल्कुल अंकित, और इस बात को कैप्टन बखूबी समझते हैं। जिस तरह से अपने राजनीतिक करियर का हवाला उन्होंने दिया, अपने निजी जीवन की बातें कही अपने पत्र में, किस तरह राजीव गांधी के वो करीबी थी, कितने वक्त तक वो कांग्रेस पार्टी में रहे, और आज कांग्रेस पार्टी से जब बाहर निकले हैं तो कितना दुख और कितने भारी मन से उन्होंने तमाम चीजें कही है, वो उनके पत्र में साफ तौर पर दिख रहा है। अंकित, उन्होंने 2-3 जो चीजें कही है उसमें महत्वपूर्ण ये कि क्या उन बातों को ही लेकर कैप्टन अपने चुनाव में जाएंगे। 2022 का विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस से अलग होकर अपनी प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से तो पहले ही दे दिया था। आज आधिकारिक तौर पर अपना जो इस्तीफा है वो सोनिया गांधी को उन्होंने सौंप दिया है, और उसके बाद अपनी नई पार्टी जो उन्होंने ऐलान किया है, पंजाब लोक कांग्रेस उनकी पार्टी का नाम होगा, और उसके साथ वो चुनाव में उतरेंगे, जिसमें 2 चीजें तो महत्वपूर्ण रहेगी। पहली तो ये कि जिस तरह से सिद्धू पर लगातार वो अटैक कर रहे हैं, ये मोड उनका जारी रहेगा। दूसरा कि कितने बेआबरू होकर वो कांग्रेस से निकले थे, इस बात का एहसास वो कांग्रेस के नेताओं को और पंजाब की जनता को लगातार दिलाते रहेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इससे पंजाब की जनता, खासकर जो कैप्टन का वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं इमोशनली जो है वो जुड़ेगा। यही कारण है कि उस लाइन को वो बार बार दोहरा रहे हैं। और तीसरा जो नेशनलिज्म का मुद्दा जो आपने भी कहा, उसको भी वो जोड़ेंगे इसमें। कहीं ना कहीं इसमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कैप्टन का, अब क्योंकि पिछले चुनाव में भी उन्होंने कहा था मेरा आखिरी चुनाव है, मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अब लगता है कि पूरा लक्ष्य बना लिया है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना है, पंजाब में कांग्रेस को वापस नहीं आने देना। उसके लिए बिल्कुल किसी का भी साथ लेना पड़े, बीजेपी के साथ भी जाना पड़े, तो कैप्टन अब उसमें परहेज नहीं करेंगे। बिल्कुल, और ये साफ कर दिया है कैप्टन ने, उनको सिद्धू को हराना है, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी को हराना है, और उसकी पूरी तैयारी, एक तरह से कहे कि पूरी कमर कस ली है कैप्टन ने। उनको पता है कि विधानसभा चुनाव में उनको बीजेपी का साथ चाहिए, और खासकर जो कृषि कानून है उसको अगर डाइल्यूट कर दिया जाए, जिसका वो इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया था कि अगर डाइल्यूट कर दिया जाता है तो वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, उसको लेकर क्या अब दृश्य बनता है, क्योंकि एक एक कर अंकित तमाम चीजें जा रही है। कांग्रेस से वो अलग हुए, आज इस्तीफा दे दिया, अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया, और अब आखिरी जो तुरुप का इक्का है वो ये कि कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार का क्या फैसला होता है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं अंकित कि ये जो 12 घंटे हैं वो क्रूशियल रहने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि कुछ अहम फैसले किए जा सकते हैं और उसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। तो नजर इसी बात पर रहेगी कि पंजाब को लेकर अब अगला डेवलपमेंट जो केंद्र सरकार की तरफ से होना है वो क्या रहेगा, और उससे बीजेपी को और कैप्टन को पंजाब चुनाव में क्या फायदा होने वाला है। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात होगी, और अब देखना होगा कि आगे बीजेपी किस तरीके से जो पूरा कम से कम उनकी जो वहां पर बिल्कुल डूबती हुई नैया है उसमें कैप्टन के सहारे कितना अपने आप को बचा पाते हैं। अंत में रंजीता, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या इसके ऊपर? किसी ने अभी तक कुछ बोला है? देखिए, ऑफिशियली अभी तक कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। कैप्टन ने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को सौंपा है, और उसको स्वीकार किया गया या नहीं किया गया इसको लेकर भी अभी तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन देखना होगा जिन जिन नेताओं पर पर्सनली अटैक किया है, जिसमें हरीश रावत जो पंजाब कांग्रेस के पूर्व महासचिव रहे हैं, वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आज जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे केदारनाथ, उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद थे, और जिस बात की बार बार कैप्टन बात कह रहे हैं कि अभी भी सिद्धू जिस तरह के मोड में है उससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, वो अब भी दिख रहा है, क्योंकि वो देहरादून में है और कांग्रेस के नेता लगातार वार कर रहे हैं उनके ऊपर, और वो भी मुख्यमंत्री के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। तो कांग्रेस की मुश्किलें कहीं से भी खत्म होती नहीं दिख रही है, पार्टी के अंदर भी वही स्थिति है, और कैप्टन अब बाहर निकलकर और मुश्किलें बढ़ाएंगे। रंजीता, हमसे जुड़ने के लिए और हमें इस पूरे पत्र में जो विस्फोट किया है कैप्टन ने उसके बारे में हमसे बात करने के लिए। पंजाब का जो इलेक्शन है इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग जरूर रहने वाला है,
क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो पोल पोजीशन पे थी, अब लग रहा है कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस के चक्कर में ना सिर्फ अपनी जमीन खोती जा रही है बल्कि औरों के लिए एक बनी बनाई जमीन दे रही है। नवजोत सिंह सिद्धू तो रोज ही कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं, अपनी ही पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि कैप्टन भी इतने आक्रामक हैं, कांग्रेस के पीछे इतने सारे लोग हैं और अंदर से भी उन्हें खतरा है, कितना उबार पाते हैं चन्नी साहब आने वाले चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पब्लिक का में हमसे जुड़ने के लिए। आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला टाइम्स ऑफ भारत पर जारी रहेगा।